So today we will be learning class 9th chapter number 3 atoms and molecules. तो जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, चैनल का नाम है विन साइंस। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलता है। और एक बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है इससे पहले वाले टॉपिक्स में, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अनदर थिंग, जो येलो या फिर ग्रीन ब्लू में जो हाईलाइट किए गए हैं, वो चीज़ें आपको आपके भी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करनी है, ठीक से पढ़नी है, बिकॉज ये ओलंपियाड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेलकम एवरीवन, एंड अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। इससे पहले मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक वीडियो के फॉर्म में आपको विजुअलाइज किया है। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको हरगिज़ मिस नहीं करना चाहिए। हार्डली 4 मिनट का वीडियो होगा, वो आपको पूरा देखना है। 4 मिनट 30 सेकेंड्स का वीडियो है, इससे पहले अपलोड होगा वो आप कृपया जाके देखिए। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हम इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ने क्या वाले हैं। फिर भी अगर आप मेरी तरह आलसी है तो मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़, अब हम सीधा टॉपिक में घुस रहे हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए एक्स्ट्रा वाला पेज निकाल रखा है जिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में आखिर ऐसा कौन सा डिफरेंस है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 1 मिनट के लिए सोचो, मैंने एक ऐसा मेटल का रॉड ले लिया है, आयरन का रॉड है। तो अगर मैं इसको तोड़ता हूँ हाफ में, तो इतना बचा, कितना बचा, कितना बचा, इतना बचा, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर मैंने इसको और पार्ट्स में तोड़ा तो क्या हो जाएगा, इतना बचेगा, बाकी का उड़ जाएगा। फिर मैंने इसको और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, ऐसा कर करके एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये इतना सही बचेगा। लेकिन क्या होगा ना कि अगर आपने आयरन को तोड़ते 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 गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद इसका इतना, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद आप डिवाइड ही नहीं कर सकते तोड़ तोड़ कर। तो ये बेसिक यूनिट बन जाता है आयरन का। मतलब इन छोटे छोटे बॉल्स से मिलकर ही आयरन का पूरा ऐसा मेटल प्लेट बन जाएगा, आयरन का प्लेट बन जाएगा। तो ये जो है ना छोटा सा यूनिट, तो इसको हम कहते हैं एक एटम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मेटल के लिए बोल रहा हूँ। मेटल जो एक एलिमेंट है, मतलब अगर इसका कोई रॉड लोगे तो सिर्फ इसमें वो मेटल ही आएगा, मतलब सिर्फ आयरन ही आएगा। इसको अगर हमने तोड़ा तो हमें एक छोटा सा एटम मिल जाता है आयरन का। उसी तरह हमने क्या किया, नमक ले लिया। नमक का फॉर्मूला क्या है आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, यह है नमक, सॉल्ट। उसी तरह से हमने ले लिया पानी, H2O, ये तो आपको पता ही होगा। अगर हमने वाटर को तोड़ा, मतलब हमने अगर ग्लास में लिया और छोटा सा ड्रॉप इसमें से उठा लिया, अब उसी ड्रॉप को हम तोड़ते गए तो एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जब सिर्फ एक मॉलिक्यूल बचेगा पानी का। तो वो कैसे दिखेगा मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। देखो, तो ये कुछ इस तरीके से बचेगा, H2O। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा ऑक्सीजन का एक गोला। रुको, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये बच्चों ऐसा बन जाएगा,
ये ऑक्सीजन का एक गोला आप देख सकते हो, और हाइड्रोजन के 2 गोले। क्या आपको ये नज़र आ रहा है? तो अब हम नॉर्मल सिर्फ पानी निकाल कर हम बेसिकली यहाँ तक आ सकते हैं। इससे नीचे हम नहीं जा सकते फिजिकली तोड़ कर, मतलब हम इस लेवल तक तोड़ सकते हैं इफ़ वी वांट टू। तो ये जो है ना, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको एटम नहीं कहते। ये पूरा का पूरा जो है ना मिलकर, इस पूरे को मिलकर हम कहते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये गोला पकड़ लिया, ये ऐसा गोला है समझो, तो ये गोला जो है, तो ये बन जाता है एक एटम। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर मेड आउट ऑफ एटम्स। Everything around us is made out of atoms and, मतलब जो आपको पास में दिख रहा है, इवन आपका हाथ, आपका फ़ोन, ये भी छोटे 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 मॉलिक्यूल से ही बना होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। और एक बात, ये आपको नोट कर लेनी है चीज़ें, ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको इमेजिन हो जाएगा, वो आप वीडियो देखेंगे तब। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। अब ये देखिए, ऑल एलिमेंट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। मतलब अगर आप कोई एलिमेंट लोगे, मतलब अगर मैंने कह दिया आपको, आप ले लो कार्बन, तो उस कार्बन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तब इसको हम एलिमेंट कह सकते हैं। या फिर अगर मैंने कह दिया कि ले लो गोल्ड, तो सिर्फ गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होने चाहिए और किसी के नहीं होते। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम धीरे धीरे चैप्टर की तरफ जाने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो ये आपको नहीं आने वाला। इसलिए हम थोड़ा सा सीरियस होके इसको पढ़ेंगे। मज़ा तो हम वैसे भी करते ही है। मेरा थोड़ा गला खराब है। तो ये हुआ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब यहाँ से यहाँ तक है पूरा का पूरा हिस्ट्री। इसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आएगा, फिर आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये आएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और आपका असली चैप्टर का जो हार्ट है चैप्टर का, ये इन लॉज से स्टार्ट होता है, और आगे जाकर ये यहाँ तक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यहाँ तक ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ये आपके चैप्टर का हार्ट है। हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे कुछ 3 या 4 लेक्चर्स में। हर लेक्चर छोटे छोटे ही होंगे ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको बीच में रोकना ना पड़े। और एक बात, आप प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड अब हम बिना टाइम गवाए आ जाते हैं। यह आपका थोड़ा इंट्रो वाला लेक्चर था, इसलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दिया है। 9 मिनट हो रहे हैं एंड वी आर गेटिंग इनटू इट। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and the unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India in 500 BC. An Indian philosopher, Maharshi Kanad, postulated that if we go on dividing matter, padartha, we shall get the smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which the further division is not possible. तो महर्षि कनाद थे ना, ये इंडियन थे फिलोसोफर। तो इन्होंने क्या कहा, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, मतलब हम कोई भी चीज़ लेंगे और इसको तोड़ते जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में,
छुरी लेकर या फिर चाकू लेकर, तो एक ऐसा पार्ट आएगा अल्टीमेटली, मतलब इन द एंड स्टेज जब इसके बियॉन्ड आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, तो उस चीज़ को उन्होंने नाम रख दिया परमाणु। मतलब PARMANU, परमाणु मतलब ऐसा पार्टिकल का स्टेज जब जिसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इसी को हम कह देते हैं, आई होप, मतलब ये इन्होंने 500 BC में ढूंढ के निकाला है और उन्होंने तब नाम दिया था। अनदर इंडियन फिलोसोफर, इनका नाम देखिए, अकुदा कटयायामा। तो इन्होंने क्या किया कि एलेबरेट किया इसी डॉक्ट्रिन को, मतलब यही जो परमाणु वाली थ्योरी है ना, इसी को इन्होंने इंडोक्ट्रिनेट किया, मतलब ठीक से पढ़ा और उस पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखा। एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो गोले हैं ना, जिनको इन्होंने परमाणु कहा है, ये अक्सर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में मिक्स होते रहते हैं और इसी से हमें वैरायटी मिलती है, जो कि बहुत सही है। देखो, मैं आपको एक इजीली बताता हूँ। हमारा पानी जो होता है ना, वो होता है, क्या होता है, H2O। और हमारा जो डॉक्टर जो हमें चोट लगने पर लगाते हैं ना, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो इसमें इसको हम पकड़ लेते हैं H एक मोमेंट के लिए और इसको पकड़ लेते हैं O। तो अगर हम इस O को ऐसे बीच में लगाएंगे, मतलब इनका पैटर्न चेंज करेंगे, O को ऐसे बीच में लगाएंगे, फिर ये जो दोनों H है ये यहाँ पे एक और यहाँ पे एक लगाएंगे ना, इस तरह से, तो ये बन जाता है पानी। एंड अगर हम इसी को ऐसा करेंगे, देखिए ये दोनों हो गए O और फिर ये हो गया एक H, ये हो गया एक H। तो इस तरह से जो जो पैटर्न बनेगा ना, तो इससे बनता है H2O2। मतलब यही है, लेकिन इनको वेरियस फॉर्म में कंबाइन करेंगे तो अलग अलग चीज़ें हमको मिल जाएगी। अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing the matter, the stage will come when the particle obtained cannot be further divided। मतलब इन्होंने भी सेम ही दिया, लेकिन ये कुछ सालों बाद दिया। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एटम, मतलब डेमोक्रिटस ने एटम को एटम ये नाम दिया है। All of the all this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till 18th century। मतलब ये 18th century तक ना ये सिर्फ थियोरीज थे, इनके कोई प्रूफ नहीं आए थे हमारे पास। ऑब्वियसली बिकॉज उस समय का साइंस थोड़ा सा बैकवर्ड था, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद थोड़ा सा ग्रो हुआ है, तो तब से हमें प्रूफ मिलने स्टार्ट हो गए। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब इन्होंने क्या कहा कि 18th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट को समझ में आने लगा कि एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन से हैं। H2O ये दो एलिमेंट्स से बना हुआ कंपाउंड है, एक एलिमेंट है H और दूसरा है O। लेकिन अगर हम आयरन पकड़ेंगे तो ये आयरन सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, या फिर ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा ऐसी आशा है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। एंटन एल लेवॉइसर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। Okay, अब हम पढ़ेंगे laws of chemical combination। The following two laws of chemical combinations were established after much experimentation by Levser and Joseph L. Proust। ये आपको 11th में आएगा, कोई नहीं, हम ये पढ़ते हैं laws of conservation of mass। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि रिएक्शंस, अब मैं इसको आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इसका होता है रिएक्टेंट और इसके बाद होता है एक प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर हमने 10 किलो का रिएक्टेंट लिया है
तो हमें 10 किलो का ही प्रोडक्ट मिलेगा। हवा में उड़ जाएगा, पानी बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन इसका अगर हम टोटल वेट निकालेंगे तो जितना इसका वेट है उतना ही इसका वेट होगा। दिस इज़ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम ये एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने क्या किया है कि छोटा इग्निशन ट्यूब एक बड़े से फ्लास्क के अंदर डाला है, और ये जब दोनों सॉल्यूशंस मिक्स हो जाते हैं तो एक रिएक्शन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्शन से पहले मतलब जैसा ये है वैसा इसका मास कैलकुलेट किया। हम कहते हैं ये निकल के आएगा 2 किलो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। फिर इन्होंने क्या किया, इसको ये जो ट्यूब है यहाँ पे टंगी हुई, इसके अंदर का जो मटेरियल है इसको इन्होंने बाहर ला के रख दिया। तो यहाँ पे हुई केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के बाद इन्होंने फिर से वेट मेजर किया तो वो भी वेट आ जाएगा 2 kg। इन्होंने ये कॉर्क लगा रखा है। इस कॉर्क का यूज़ क्या है पता है? ये कॉर्क का यूज़ है कि ताकि इसमें से कुछ मास बाहर ना जा सके, तो हमें सेम ही वेट मिला। तो इसका मतलब क्या है कि मास हर रिएक्शन का कंजर्व्ड होता है। इसी को हमारी प्यारी एनसीईआरटी माता इस तरह से कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास एक्स्ट्रा बनेगा भी नहीं और मास कम भी नहीं होगा किसी केमिकल रिएक्शन में। हाँ, लेकिन वो कन्वर्ट ज़रूर हो सकता है। अब लॉ नंबर 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को दिया है लेवाइसर साइंटिस्ट ने, along with other scientists, noted that many compounds were composed of 2 or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. ठीक है, कोई नहीं, अंडरस्टैंडेबल। कई लोगों को समझ में आया होगा, कईयों को नहीं आया होगा। मुझे एक बता दीजिए, झील का पानी हिमालय का पानी, बिस्लरी बॉटल का पानी, आपके घर के आरओ का पानी, और जो अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो वहाँ से जो आप पानी पियोगे, तो क्या उसमें कुछ डिफरेंस है? आप कहोगे हाँ सर, बाहर के पानी से हमें एलर्जी होता है, बाहर के पानी से हमारा पेट खराब होता है। वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उनका केमिकल कंपाउंड सेम है? जी हाँ। जो प्रॉपर्टीज़ झील का पानी शो करेंगी ना, वही प्रॉपर्टीज़ हिमालय का भी पानी शो करेगी, वही प्रॉपर्टीज़ आपके घर के आरओ का भी पानी शो करेगी। इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी H2O ही है। उसी तरह से गाय बना देते हैं। गाय ने छोड़ी हुई, देखिए ये मेरी गाय है, कोई जज नहीं करेगा ड्राइंग को, मैं बहुत अच्छा ड्राइंग बना देता हूँ। ये गाय है हमारी, गाय, ये हमारी बकरी, देखो ये शॉन द शिप, बकरी, BAKRI, गाय, बकरी, और ये आप, जी हाँ ये आप हो। तो आपने छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड नाक से, बकरी ने छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करता हूँ, तो आपने छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड नाक से, क्या वो अलग अलग हैं? जी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट, ये कंपाउंड्स सेम एलिमेंट्स से सेम प्रोपोर्शन में बना होगा। अगर आपने होटल का नमक ले लिया, होटल से, एक घर से ले लिया, और एक ले लिया खारे पानी से, तो क्या उनमें कुछ डिफरेंस आएगा? जी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि होटल में NaCl है और आपके घर में N2Cl है, ऐसा नहीं होगा। अगर कंबाइन होना है तो इन्होंने सेम कंबाइन होना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये है सेकेंड लॉ। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। मतलब आप कहीं से भी पानी ले लो,
जिस मास का हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और जिस मास का ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ये हमेशा 1:8 के रेशो में कंबाइन करेगा। H2O, इसमें इसका मास होता है और इसका होता है, इसका होता है 16 और इसका होता है 2। तो इनका सिंपल रेशो कीजिए, कितना आता है आपको, ये तो आना चाहिए, ठीक है। तो 10, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained। मतलब अगर हमने 9 ग्राम का पानी डिफ्यूज कर दिया, मतलब तोड़ दिया, तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और जो 8 ग्राम है बचे हुए उनमें ऑक्सीजन मिलेगा। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसी तरह से जब हम अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला है, तो इसमें ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनका होता है मास का रेशो 14:3। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में ही आया ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर से देखिए, सिर्फ 20 मिनट हुए हैं। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस which we also know as law of definite proportions। This law stated by Proust, ये Proust साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, as in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass। मतलब आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होंगे तो इनका मास वैसा ही होगा। आप कहीं से भी लाओ, कितना भी लाओ, मतलब आपने 10 किलो हाइड्रोजन लाया और सिर्फ 2 किलो नाइट्रोजन लाया, तो सिर्फ नाइट्रोजन उतना ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा जितना उसका नीड है, उससे ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं करेगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन्स लॉ, कोई नहीं, वो ये आपको बड़े हो गए तो आपको पता ही चले जाएगा, provided the basic theory about the nature of matter। Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy। He took the name atoms as given by the Greeks and said that smallest particle of the matter are atoms। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स, उसके आगे डिवीजन होता ही नहीं है बच्चों। दिस थियोरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जिस तरह से हमने केमिकल कॉम्बिनेशन देखा उसी तरह से हमने ये एटम्स का भी पढ़ा। तो ये जो एटम्स की थियोरी है ये केमिकल कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड है, बिकॉज आपको मैंने अभी दिखाया कि H2O में किस तरह से फॉर्म होगा। डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी प्रोवाइड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है DAT, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो जो दो लॉज है उनको 100% सेटिस्फाई करती है। तो ऑल मैटर वेदर द एलिमेंट अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, ये है, ठीक है। अब इस थियोरी के पोस्टुलेट्स जो डाल्टन साहब ने थियोरी दी थी उसके बेस्ट पोस्टुलेट्स अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और इनको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज थर्ड टाइम, अभी रिसेंट के 20 मिनट में मैंने ये थर्ड टाइम बोला है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, मतलब ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम कहते हैं कि नमक, रुको आपको इजी वाला देता हूँ, जब हम कहेंगे कि पानी बन गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल गए, हम कहेंगे हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स मिल गए हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। जी हाँ, अब आप कहेंगे तो फिर सर पानी कैसे बन गया? भाई ये डिस्ट्रॉय नहीं हुए या फिर ये नए क्रिएट नहीं हुए, पानी में सिर्फ ये H और H वाले जो है ना, या फिर O और O वाले, तो इन्होंने बस इस तरह से बॉन्ड कर दिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
मतलब अगर आपने नदी वाला H2O उठा लाया और उसमें से H निकाला, नदी का है ये, नदी न लिखने दो, नदी, फिर आपने एक लाया RO से H2O और उसमें से H निकाला, तो इन दोनों का मास सेम होगा। समझ गए? ओके। दुनिया में जो भी आयरन है उन सारे एटम्स का मास सेम है। दुनिया में जितना सिलिकॉन है उसके एटम्स का मास सेम है, भले ही ये 10 किलो का हो और ये एल्यूमिनियम की छोटी सी चार्जिंग की पिन हो। आई होप ये तो समझ में आया ही होगा, आना ही चाहिए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जब हम दूसरा एलिमेंट, हाँ एक बताता हूँ, ये समझो गोल्ड है और ये है सिल्वर, तो इनके एटम्स डिफरेंट है, इनके मासेस भी डिफरेंट है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट दिखाएंगे। सिल्वर हमेशा वाइट वाइट चमकेगा, गोल्ड येलो चमकेगा, तो ये प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। एटम्स कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो मैं आपको बताता हूँ, H और O इनसे मिलके बनता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हुए? 2 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हुए? 1। तो ये रेशो कैसे होगा? इसी तरह हम अमोनिया देखते हैं, NH3, इसमें क्या हुआ? नाइट्रोजन 1 यूज़ हुआ, हाइड्रोजन 3 यूज़ हुए, तो इनका रेशो क्या बन जाता है? 1:3। सिंपल रेशोज़ के फॉर्म में ये आते हैं। अब आप 9th क्लास में हो, रेशोज़ आना चाहिए, मुझे भी आता था, मतलब इतना तो मुझे आता था। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब टाइप ऑफ एटम्स एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट होता है हर कंपाउंड में। मतलब अगर आपने लोहा ले लिया और दूसरा लोहा ले लिया आपने किसी दुकान से, तो इनमें नंबर ऑफ आइटम्स जो है ना वो सेम होंगे किसी गिवन एरिया के लिए। मतलब अगर आपने एक बॉल ले लिया दुकान से, एक बॉल ले लिया साइकिल की बेयरिंग से, तो इनमें आसपास अगर इनका एरिया सेम है तो इनमें सेम टाइप के सेम नंबर के आइटम्स होंगे। यू विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल आइटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉल पार्टिकल्स। जी हाँ, अभी तक आपको मैंने बस ये कहा था कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी तक आप छोटे बच्चे थे। अब आपके लिए इन्होंने ही सरप्राइज जो है वो इन्होंने गिफ्ट खोल दिया। जी हाँ, एटम को भी हम थोड़ी देर बाद नेक्स्ट चैप्टर में तोड़ के दिखाएंगे आपको कि भाई अंदर क्या है इसके। लेकिन अभी तक आप छोटे हो, इसलिए आपके लिए एटम इज अनडिविजिबल। अब ये क्वेश्चंस जो है ना ये आपको खुद से लगाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आने तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। व्हाट इज़ एन एटम? देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वही है ये। व्हाट इज़ एन एटम? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मेसन बिल्डिंग वॉल्स? फ्रॉम these walls a room and then a collection of rooms to form a building? जी हाँ, तो NCERT बिल्कुल डोरा द एक्सप्लोरर वाली फील देते हुए, तो क्या आपने कभी वॉल बनाते हुए देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि रूम्स कैसे बनती है? और क्या आपने देखा है कब रूम्स को मिला के बिल्डिंग कैसे बनती है? तो NCERT हमें पूछती है कि क्या आपने कभी रूम्स को बनाते देखा है ब्रिक्स से? फिर क्या रूम्स से आपने बिल्डिंग बनती हुई देखी है? तो ऑब्वियसली देखी होगी आपने, आप जहाँ पर भी रहते हो। मुझे ये भी कमेंट में बता देना कि कहाँ कहाँ से देखते हो। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग? बताइए। ईंटें, हमारी ईंटें। जी। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंट हिल? एंट हिल मतलब वो जो होता है ना, एंट्स ऐसे बनाती है उसका, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होगा? छोटे छोटे रॉक्स। उसी तरह से, जी हाँ बहुत अच्छा लाइन है। तो जिस तरह से एक एंट हिल को एंट्स छोटे छोटे रेत के कंकड़ों से बनाती है, उसी तरह से दुनिया की हर चीज़ एटम्स से बनी हुई है। हाउ बिग आर एटम्स? अब आपको बताना है कि हाउ बिग आर एटम्स। तो ये एक्चुअली
इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन कर लो दुनिया की सबसे छोटी चीज़, उससे भी छोटा होगा ये एटम। एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन, स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है ये हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में, क्योंकि ये हमारा मीटर स्केल, आप स्केल तो लेकर जा ही नहीं सकते क्योंकि स्केल भी कई सौ करोड़ छोटे 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 एटम से बनी हुई है। तो हम यूज़ करते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर कोई डिवाइस नहीं है। जिस तरह से हम मीटर, सेंटीमीटर लगाते हैं उसी तरह से हम लगाते हैं नैनोमीटर। तो नैनोमीटर इज़ लाइक 10⁹ टाइम्स अ मीटर। मतलब अगर आपने 10 टू दी, देखिए आप छोटे हो इसलिए आपको इमेजिन नहीं होगा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए हमने क्या किया, एक एटम को मेजर किया तो ये इतना छोटा है, इतना मीटर छोटा है। तो जितनी आप छोटी सी चीज़ इमेजिन कर सकते हो ना, इमेजिन कर सकते हो, उससे भी छोटा होता है एटम। तो ये रिलेटिव साइजेस है कि एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर्स में होगा। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा, 10⁻⁹ में होगा। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन थोड़ा बड़ा होता है, तो ये सबसे छोटा, ये थोड़ा बड़ा, ये इतना बड़ा, ये ग्रेन ऑफ सैंड इतना बड़ा, एंड शायद इसके लिए होगा इतना बड़ा, लाइक इसके 10 टाइम्स होगा ये। आई मीन अब मैं आपको बता भी नहीं सकता। शायद ये अगर होगा ना हाइड्रोजन, तो शायद ये हो सकता है वाटर, तो शायद ये हो सकता है हीमोग्लोबिन, और ग्रेन ऑफ सैंड शायद इतना बड़ा ग्रेन ऑफ सैंड, और ये हमारे एंट तो भाई, और हमारा एप्पल तो शायद मेरे टैब से भी बड़ा होगा, टैबलेट जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, लाइक इससे भी ज़्यादा बड़ा है, लाइक रिलेटिवली इतना बड़ा। आई मीन इतने छोटे होते हैं एटम्स। अब हम सोचेंगे इतने छोटे से है, इतने इनसिग्निफिकेंट से है, इनको पढ़ना क्यों, है ना? क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों हम हमारा साइंस का इतना सारा टाइम वेस्ट करें अगर ये छोटे से है? तो इसका रीज़न है, दिस इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। बच्चों, जो चीज़ आपको इमेजिन होती है ना, वो सारी एटम्स की बनी है। इनफैक्ट हमारा ब्रेन भी एटम्स से ही बना हुआ है। आपका हैंड, आपका लेग, आपकी नेल्स, सब कुछ एटम से बना हुआ है। तो अगली बार अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो वो भी एटम्स से बना हुआ है। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों। तो वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर। मतलब ये भूत वूत है क्या? नहीं, ये होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। एंड दे आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ को भी कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम इनसे बने हुए, तो ये ऑब्वियसली हमें कंट्रोल ही करेंगे। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। ये सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज है सिलिकॉन के भी एटम्स है, यहाँ पे छोटे 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 एटम्स है। तो हमारा साइंस इतना इवॉल्व नहीं हुआ अभी तक कि हम एक एटम को सेपरेटली देख सके, लेकिन आपको आइडिया आने के लिए इन्होंने ये दिखाया है। What are the modern day symbols of atoms of different elements? तो देखिए, अब इतने सारे टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, तो इतने सारे टाइप के एटम्स होंगे, तो इतने सारे टाइप के एटम्स होंगे, तो हम याद कैसे रखेंगे कि हाँ ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाला, ये वो वाला? तो इसके लिए ना हम लोग सिंपल सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। तो ये दिए थे ब्रेजिलस ने, ब्रेजिलस नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने ये सिम्बॉल्स सजेस्ट किए थे। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे जैसे हमारा साइंस आगे बढ़ता गया तो ये कम पढ़ने लगे और ये मुश्किल भी होने लगा इनको याद रखना। अब इनमें फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, कार्बन है, लेकिन एंटीमनी नहीं है, बिस्मथ नहीं है, या फिर क्लोरीन है क्या? क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, और कौन से नहीं है, बोरॉन नहीं दिख रहा। तो
सिलिकॉन भी नहीं है शायद। तो ये हमें सिंबल्स एक टाइम आएगा जब ये रिपीट होने लगेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने स्टार्ट कर दिया एक अलग टाइप का नॉमेनक्लेचर, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ही अप्रूव करना स्टार्ट कर दिया नामों को, एलिमेंट्स को, सिंबल्स को और यूनिट्स को। दुनिया की मतलब देखो, अगर अमेरिका में एक आदमी बैठा हुआ है साइंटिस्ट, और एक है इंडिया में, और एक है रशिया में, तो ये कहेगा कि हाँ ऑक्सीजन को मैं तो ऑक्सीजन कहता हूँ, ये कहेगा मैं प्राणवायु कहता हूँ, ये कुछ अलग ही कहेगा। तो इनमें हो जाएगा कन्फ्यूजन। सोचा पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, इन्होंने ऑक्सीजन की जगह कुछ और दे दिया, रशियंस ने कुछ और ही दे दिया, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इन सभी को एक कॉमन नाम होना चाहिए, इसलिए IUPAC का यूज़ होता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखने वाली या फिर नाम से रिलेटेड। NOMENCLATURE नॉमेनक्लेचर मतलब ये क्या करते हैं कि दुनिया के लिए पूरे एक सा नाम रख देते हैं। मतलब अगर आपको नेबर्स बुला रहे हैं चिंटू, आपके पेरेंट्स बुला रहे हैं जो आपका नाम है, सोचो अमित, आपके क्लास के लड़के आपको बुला रहे हैं अमित, या फिर कुछ भी ऐसा अलग बुला रहे हैं नाम, तो इन सभी को तो टीचर्स कंफ्यूज हो जाएंगे ना, भाई इसका नाम क्या है। इसलिए हमने क्या किया, आपका नाम लीगल करवा दिया कि भाई मेरा नाम ये है, अमित मेरा नाम है, तो आज से मैं अमित हूँ गवर्नमेंट के लिए। इसी तरह से IUPAC ने क्या किया, अमेरिका के साइंटिस्ट को, इंडियन के साइंटिस्ट को और जगह के साइंटिस्ट को आसान जाने के लिए एक कांस्टेंट नाम रखने का सोचा। तो ये नाम कहाँ से डिराइव होते हैं, तो ये आपको देखना है। जहाँ पर ये ढूंढे गए हैं ना पहली बार, जैसे कॉपर मिला था सिप्रस में, तो ये क्यूप्रस ऐसा नाम रख दिया, या फिर मतलब इस तरह से नाम रखे जाते हैं। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया से नाम उठाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोहे को आयरन कहते हैं, या फिर हिंदी में लोहा कहते हैं, उसी को आयरन में इंग्लिश में कहते हैं आयरन, लेकिन कुछ अलग लैंग्वेजेस में इसको फेरस कहते हैं या फेरम कहते हैं। तो उससे सिंबल डिराइव हुआ Fe। या फिर सोडियम को SODIUM कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन Na सिंबल है। अब आप पूछेंगे कि सर क्यों, ऐसा क्यों? कुछ ऐसे लैंग्वेजेस है जिसमें सोडियम को नाइट्रियम कहा जाता है, नाइट्रियम। हिंदी में शायद गंधक कहते हैं सल्फर को। एनीवेज, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर अपर केस, एंड सेकेंड लेटर इज स्मॉल और लोअर केस। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एल्यूमिनियम का Al है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल केस। उसी तरह से मर्क्यूरी Hg कैपिटल स्मॉल। देखिए हाइड्रोजन का सिर्फ H है, ये एल्यूमिनियम का Al है, लेकिन ये इस तरह का Al है, इस तरह का Al नहीं। कोबाल्ट का ये है, ये CO नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ CO, ठीक है। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम अपीयरिंग लेटर इन नेम। तो मतलब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड नहीं लेते, कोई भी ले लेते। जैसे क्लोरीन में C और L लेके Cl सिंबल बना लिया, जिंक में Z और N लेके Zn बना लिया। इसी तरह से कुछ लेटेंट ग्रीक नामों को उठाकर भी इन्होंने चिपका दिया है। जैसे पोटेशियम का P से होना चाहिए, लेकिन इन्होंने K से लिखा, क्योंकि इसको ग्रीक में या फिर किसी अलग लैंग्वेज में कैलियम कहते होंगे। देयरफॉर इससे क्या होता है, यूनिकनेस बनी रहती है सिंबल की। अब बच्चों, आपको ये मेरे साथ रीड करना है जोर जोर से, टी सिंबल भी आपको याद रखना है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको कैसे पीरियोडिक टेबल याद करना है, मैं आपको करवाऊंगा, नॉट एट ऑल अ बिग डील। बस आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बी रेडी फॉर द अपडेट्स। पीरियोडिक टेबल मतलब जिसमें ये सारे एलिमेंट्स को एक जगह पे स्टोर किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
तो ये है एल्यूमिनियम Al, अर्गोन Ar, बैरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br। देखिए कितने क्लोज है एक दूसरे से। कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO। इस तरह से आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगर आपको कोई कहता है तो उसको कह दो अभी तक तो नीड नहीं है, लेकिन आपको 10th के आसपास तक आपको पूरा का पूरा एलिमेंट्स याद हो जाता है वैसे, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो तब तक, आई मीन अभी तो हो आप। चलो अब हम देखते हैं कैसा है कि हर एलिमेंट को या फिर हर एटम को ना खुद का मास होता है। ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसको मास होगा, सिर्फ भूत छोड़ के, बिकॉज भूत तो हवा में होते हैं तो उनका मास नहीं होता, लेकिन एटम्स का मास होता है। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट द एटॉमिक मास, ठीक है, मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये भी कहती है कि एटम्स को मास होता है। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, मतलब जो एलिमेंट होगा, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और कौन से होते हैं, रुबिडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, उनका हर किसी का यूनिक कोई मास होता है। और जैसे सोडियम का 11 होता है तो वो उनका मास हो जाता है, मतलब उतना ही मास होता है उनके एटम का, किसी एक का। द थियरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जितने यहाँ पे है उतने ही वहाँ पे होंगे, बिकॉज मतलब जितने रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में भी होंगे एटम, क्योंकि उनका मास आखिरकार कंजर्व होता है और कांस्टेंट रहता है। So well that the scientists are prompt to measure the atomic mass of atom. Since determining the mass of individual atom was relatively difficult task, relative atomic mass were determined using the law of chemical combinations and compound form. अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ का मास जो इंडिविजिबल है और बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ये कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी। अब आपको एटम दिखता ही नहीं है तो आप उसका मास कैसे लोगे? तो इसमें ना हम रिलेटिवली चेक कर लेते हैं। अब रिलेटिवली कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा पहला एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, इसको हमने पकड़ लिया एक, इसको बस कह दिया कि तेरा वेट 1 kg है, तो तब से रूल बनना शुरू हुआ कि भाई हाइड्रोजन तो एक पकड़ेंगे हम। तो उसके रिलेटिव में, मतलब एक हाइड्रोजन का वेट समझो 1 kg है, तो हमने कोई और एक एलिमेंट ले लिया X, तो उसके 2 गोलों का मास इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 1 गोले का मास, तो मतलब इसका रिलेटिव मास हो गया 2 kg। अब अगर हमने इसी के 10 गोले ले लिए तो इसका मास हो जाएगा 5 kg। तो इस तरह से हमने रिलेटिवली कैलकुलेट किया कि कितना वेट आएगा और कितना वेट नहीं आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO formed by carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen. 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO. In other words, carbon combines 4 by 3 times mass of oxygen. मतलब कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा तो 4 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा और 3 ग्राम लगेगा कार्बन। तो इसका मतलब क्या कि कार्बन जो है वो 4 by 3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन होगा किसी भी कंपाउंड, किसी भी कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉटल में। अगर बॉटल में 7 kg कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसमें 4 kg होगा ऑक्सीजन और 3 kg होगा हमारा कार्बन, ठीक है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, अब किसी साइंटिस्ट ने कहा होगा कि भाई शक्कर के इतने मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे 1 kg, तो तब से स्टार्ट हुआ, हमने एग्जैक्टली डबल ले लिए तो 2 kg हुआ।
इसी तरह से किसी साइंटिस्ट ने बताया कि हम इसको AMU में नापेंगे। AMU बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जिस तरह से हम 1 kg को 1 kg कहते हैं बिकॉज किसी ने पुराने ज़माने में 1 kg में सोचो 10 साबुन की टिक्कियाँ ले ली थी। 10 साबुन की टिक्कियाँ मतलब 1 kg हो गया किसी आदमी के लिए, तो तब से वो 1 kg बन गया। आज भी वो 1 kg ही होता है। लेकिन अगर हमने 20 टिक्कियाँ ले ली तो इसका वज़न हम कितना कैलकुलेट करेंगे? 2 kg। उसी तरह से किसी ने कह दिया कि भाई किसी डिसाइडेड प्रोपोर्शन के मास को हम कहेंगे 1 AMU या फिर इसको कहेंगे U, सिर्फ U। तो फिर बाद में डिसाइड हुआ कि हाँ, तो इसी के 2 कॉपीज़ लिए तो इसका हो जाएगा 2U, इसके 3 कॉपीज़ लिए तो हो जाएगा 3U। तो इस तरह से ये AMU का यूनिट है, ये जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। तो अब ये कब डिसाइड हुआ कि भाई 1U कितना होगा या फिर 1 एटॉमिक यूनिट मास कितना होगा? देखिए AMU का फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट्स। तो एक AMU होता है कि मतलब किसी ने डिसाइड किया होगा ना कि भाई एक AMU की वैल्यू रख देते हैं, फिर जितने लेंगे उसका वैल्यू उससे आगे आगे डिसाइड होते जाएगा। तो एक AMU का वैल्यू लिया है 1 एटॉमिक मास यूनिट was equal to exactly 1/12 mass of 1 atom of कार्बन 12 आइसोटोप। तो इसका मतलब क्या है? अब तो हमने क्या किया, एक कार्बन का एटम लिया और उसके 12 टुकड़े कर दिए। जी हाँ, जिस तरह से हम वाटरमेलन को तोड़ेंगे तो उसका जो एक है ना, एक टुकड़ा, तो उतना ही होता है 1 AMU, या फिर इसी को हम IUPAC के रूल से 1U भी कह सकते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, आई होप। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम। ही टेक्स 12 वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ इक्वल मास टू 12 यूनिट्स। समझ गए? सोचो मैं आपका एजुकेटर फ्रूट सेल करने मार्केट में बैठ गया। अब मेरे पास तो कोई वे करने का मशीन ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक वाटरमेलन को 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया और फिर क्या कहा कि 12 छोटी छोटी स्लाइसेस है, तो ये है 12 यूनिट्स के इक्वल ऑब्वियसली। तो फिर हर किसी का एक कोई ना कोई यूनिट होगा, तो उस यूनिट को हम कहते हैं यूनिट, 1 यूनिट, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना मास है उसका या फिर कितना वेट है उसका, तो हमने कह दिया 1 यूनिट। अब जब आप कुछ चीज़ बेचोगे ना, तो आप क्या कहोगे? हाँ भाई मुझे 2 एप्पल दे दो। तो 2 एप्पल के लिए मैं क्या कहूँगा, आपको 1 यूनिट ले जाओ, तो फिर 2 एप्पल आ जाएंगे। आपको 4 चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 यूनिट्स दोगे तो आपको 4 मिलेंगे। तो इस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास काम करता है, और रिलेटिव एटॉमिक मास ही एवरेज एटॉमिक मास होता है। आई होप यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। कार्बन 12 एटम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन 12 मतलब ही कार्बन। ये आपको कार्बन 12, कार्बन 13, ये कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, कोई याद भी नहीं करता। आपको सिर्फ जानना है, समझना है, और ये बार बार पढ़ पढ़ के थोड़ा सा दिमाग में फिट करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 49 मिनट्स हुए हैं। अब हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। हाँ, अब हम यहाँ से यहाँ तक का फिनिश कर लेंगे, फिर व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए रुको। अब आपको ये जानना है एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, ये आप याद कर लो प्लीज़। मैंने ये रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। अब ये आपको क्यों याद करना है, बिकॉज ये आगे आता जाएगा, और ये अगर आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है तो आपको आगे के प्रॉब्लम्स, जो आगे के प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप ये प्लीज़ याद कीजिए। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स फॉर्म molecules and ions
these molecules or ions aggregate in large number to form matter that we can feel or touch। मतलब कोई भी एटम ना ऐसे टाइम पास के लिए अकेला नहीं रहता, इसको हमेशा वो चाहिए रहती है, स्टेबिलिटी। तो ये उसके साथ जब आता है ना, तो ये स्टेबल बन जाते हैं। कई तो बार ये वो एक नहीं होती स्टेबिलिटी के लिए। ऐसे कई लोगों के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, तो तब ये हो जाता है स्टेबल, और तब हम इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एक एटम को आपको फील भी नहीं होगा। एक एटम मुझे क्या, अरे आपको 10 मिलियन एटम्स भी फील नहीं होंगे, उससे भी ज़्यादा बड़े होंगे तो ही फील होंगे। अब व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एटम विद नेकेड आइज? ये आपको आंसर भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता के रखा है, यहाँ पे डेफिनेशंस है, सब कुछ है। यहाँ तक का आपको फिनिश करना है। इससे पहले वाला छोटा सा 4 मिनट का वीडियो और ये 50 मिनट्स का वीडियो आपको देखना है। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में। अगर यहाँ तक आपको पढ़ा या हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो दबा के लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे इट्स योर चॉइस। बहुत मेहनत लगती है यार। मैंने ये 3 घंटे पहले ठीक से पढ़ रखा है। अभी हो रहे हैं 12, मैं 9 बजे बैठा था पढ़ने। आगे का भी पढ़ लिया हूँ, लेकिन आप बोर हो जाओगे बच्चों। तो व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल इससे आगे वाले में पढ़ेंगे। यहाँ तक का जो पूरा येलो किया हुआ है वो आप ठीक से एक बार देख लो, अंडरलाइन कर लो पॉज करके वीडियो, एंड ये भी पढ़ लेना। इससे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस, थोड़ा आपको फील भी आएगा कि हाँ भाई साइंस पढ़ रहे हैं ठीक से। और व्हाट इज़ एन एटम, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, ये अब आपको लगेगा हाँ ये मैं नहीं पढ़ूंगा, एग्ज़ाम में आएगा तो भी मुझे थोड़ा हार्ड जा रहा है। देखो अगर आपको साइंस लेनी है, डॉक्टर, इंजीनियर, बीएससी, जो भी कुछ करना है अगर आपको, तो आपको इन सारे टॉपिक्स को समझना ही पड़ेगा। इनसे भी मस्त मस्त वाले टॉपिक्स आगे आएंगे, इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक्स आगे आएंगे, आपको पढ़ाए भी जाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप आगे का पढ़ते रहिए। अगर नहीं आ रहा तो और भी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उनके भी चैनल में जाके बोलना विन साइंस वालों ने भेजा है। क्या ही मैं बोलूँ और आपसे, विन साइंस सब्सक्राइब दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो मुझे बहुत पसंद है, मीम कर दो। और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले क्लास में, तब हम फिनिश करेंगे व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। और ये देखो मैंने पढ़ रखा है पूरा का पूरा, बस ये अंडरलाइन नहीं किया बिकॉज़ ये शायद मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको करवा दूँगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको ये नोटबुक में लिख लेना है एक बार, तो रिवीजन तो 2-3 बार एग्ज़ाम से पहले करनी है। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टाटा, बाय बाय।